फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ बच्चों, अपनी बुक खोल लो एक बार आप लोग। बुक में फर्स्ट पेज पे आपके पास चैप्टर होगा, फर्स्ट पेज पे ही होगा, एक बार दिखाइए बुक को। पेज नंबर बच्चों 1.3 से फॉर्मेट शुरू हो रहा है, आप देखोगे पेज नंबर 1.3 से फॉर्मेट शुरू हो रहा है। पेज नंबर 1.3, दोनों के पास न्यू बुक है? ये लो बच्चों, प्लीज़ नेक्स्ट क्लास तक बुक अरेंज कर लेना, अदरवाइज वहीं होगा कि इधर उधर गड़बड़ी होती रहेगी। बुक अरेंज कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। पेज नंबर 1.3 से फॉर्मेट शुरू हो रहा है। दिस इज़ वन सच चैप्टर जो मैं नहीं पढ़ा सकता, टेक्निकली स्पीकिंग पढ़ा नहीं सकता, मतलब फॉर्मेट है, रटना है, क्या करोगे वहाँ। थोड़ा थोड़ा जो मैंने फालतू के टोचे उसमें डाले हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने उसकी मेन हेडिंग्स कैसे याद की। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन, आई वॉन्ट से 100%, बट आई विल से 99% आता ही आता है, और वो भी कितने मार्क्स का? 2 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं होता बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर वो आपको कहता है टेल अस द हेड एंड सब हेड। बिहेड नहीं करना, बस हेड और सब हेड बताना है। अब जैसे आप उसमें देखना, फर्स्ट हेडिंग आप देखोगे क्या दे रखा है बच्चों? इक्विटी एंड नंबर 1 डाला होगा शायद इस पे। नंबर आप डालो चाहे ना डालो, मैं बट जनरली याद करवा रहा हूँ। पार्टनरशिप में आपकी बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल थी, कंपनीज एक्ट में आपकी बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट होती है। अब इसमें आपका सबसे पहला हेड आ रहा होगा इसके अंदर, शेयर होल्डर फंड। कोई भी एक बच्चा बोलेगा मेरे लिए, फॉर अ चेंज नंदनी बोलेगी शेयर होल्डर फंड। सबसे पहला लिखा हुआ है बच्चों शेयर होल्डर फंड, उसके बाद ए पॉइंट दिया होगा, उसके बाद आगे फॉर्मेट बना होगा बच्चों, आप देखोगे नोट्स टू अकाउंट, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। हाँ, नोट नंबर अलग से, नोट नंबर या नोट्स टू अकाउंट है बच्चों? नोट नंबर, हाँ, बेसिकली मेरे मुंह से नोट्स टू अकाउंट निकल जाता है। इट इज़ नोट नंबर, मतलब नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसका आपको नोट बनाना पड़ता है। उसका रेलेवेंस क्या है अभी हम बात करते हैं। लाइक शेयर कैपिटल, अब हम शेयर्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा फटाफट से उसका बेसिक आइडिया वापस रिकॉल कर दूंगा। शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों ने थ्योरी शायद अब तक पढ़ ली होगी। टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल, irredeemable preference shares. Now what is the difference between redeemable preference shares and irredeemable preference shares? When you say redeemable, it means they are bought back or cancelled, जैसे डिबेंचर को कैंसिल करते हो at the end of its certain stipulated life. Irredeemable preference shares means which are not redeemed during the lifetime of the company. They will be paid back just like equity shares only at the time of winding up of the company. Then आप बात करते हो बच्चों cumulative preference shares and non-cumulative preference shares. I'll share one example, ये वाइवा में पूछा गया था क्वेश्चन, cumulative preference shares and non-cumulative preference shares। बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा आई एम श्योर 11th स्टैंडर्ड में। When you say cumulative preference shares, you mean year 1 कंपनी को प्रॉफिट्स हुए -10 लाख मतलब लॉस हुए, कंपनी को प्रॉफिट्स हुए -10 लाख मतलब लॉस हुए, तो कैन यू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर? No. But can you pay interest to the debenture holder? Yes. Why? Because interest is a charge against profit and dividend is an appropriation of profit. वाइवा में पूछ लेते हैं फालतू के छोटे छोटे क्वेश्चंस। ओके, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। देन आपको कई बार वो बोलेगा, अच्छा आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपका फर्स्ट ईयर में लॉस है, सेकेंड ईयर में लॉस है, थर्ड ईयर में प्रॉफिट है, तो आप डिविडेंड कब दोगे? थर्ड ईयर में। आप डिविडेंड कब दोगे? थर्ड ईयर में। लेट्स से आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹5 लाख, तो 1 साल का डिविडेंड कितना हुआ? 50,000। 3 साल का कितना हुआ? 1,50,000। तो थर्ड ईयर में जब प्रॉफिट आया, सबसे पहले इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा किसका? करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, या उससे भी प्रीवियस ईयर का, या तीनों का? तीनों का। दिस इज़ द मीनिंग और इम्प्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तभी करके आप कभी भी देखना रियल लाइफ में, आपकी बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी नाम का वर्ड होता है, और वहाँ पे लिखा होता है डिविडेंड इन अरियर्स फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। जब डिविडेंड इन अरियर्स ऐसे कंटिंजेंट लायबिलिटी लिख के दिया जाता है, इट मीन्स यू आर डीलिंग विद दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर क्यूमुलेटिव।
यू आर डीलिंग विद दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर क्यूमुलेटिव, क्योंकि अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो रात गई, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड ले लो, नहीं हुआ तो भाड़ में जाओ। अगले साल प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड ले लो, नहीं हुआ तो भाड़ में जाओ। उसी साल का मिलेगा, किसी भी पिछले साल का नहीं मिलेगा। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट अबाउट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिफ्रेश बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल बना देते हैं वाइवा में, एंड दे टेल अस हाउ मच इज द डिविडेंड विल बी गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो यस, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब शेयर कैपिटल हमने मोटा मोटा बात कर ली, दो तरह की, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। अब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो बाई चांस और आपके पास दोनों ही हैं, इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, बट यहाँ पे तो नाम क्या लिखा है, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा नोट नंबर 1। रिमेंबर, आप मेरे साथ शेयर्स के चैप्टर में नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल सीख के आए हो, बस वहाँ पे खाली इक्विटी शेयर था, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिए। उनमें भी मान लो कुछ पार्टली पेड अप है, कुछ फुली पेड अप है, तो आपको उसका एग्जैक्ट क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू, और उसका कंसोलिडेशन करके यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो इफ़ यू हैव टू शो सम कैलकुलेशन विच इज़ पार्टनरशिप में कॉल्ड वर्किंग नोट्स, हेयर वी कॉल इट एज नोट्स टू अकाउंट, तो उसको हम कहाँ शो करेंगे बच्चों, नोट्स टू अकाउंट में, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिगर लिखेंगे। प्रीवियस ईयर में 99% कुछ आता ही नहीं है, प्रीवियस ईयर में 99% कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ तभी आता है जब आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, सिर्फ तभी आता है जब आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरे साल का मेरे उसी ओपनिंग से क्लोजिंग आया होगा। तो लेट्स से अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपनी हैज़ एन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 लाख, तो वो तो कहाँ पे लिख दोगे, और फिर उस 10 लाख में जितने भी करंट ईयर में आपने इशू किए या फॉर गॉड से कुछ रिडीम किए, उसे प्लस या कहाँ, नोट्स टू, और यहाँ पे आप फाइनल फिगर दिखा दोगे। बोर्ड में अभी तक 2016 या 2015 में एक ही बार क्वेश्चन आया था, पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल निकालनी थी और वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। सब बच्चों ने करंट ईयर की फिगर तो एकदम रापचिक निकाल दी, बट ओपनिंग बैलेंस कोई लिख के ही नहीं आया, क्योंकि बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं किसी में भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था। इसलिए मैंने तब भी बोला था, आज भी वापस याद दिला रहा हूँ कि इफ़ यू हैव एनी ओपनिंग बैलेंस विद यू, यू हैव टू शो इट इन द प्रीवियस ईयर, किसी भी चीज़ का। सेकंड आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस। इन ए लेमैन सेंस इफ आई टॉक, रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स प्रॉफिट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, प्रॉफिट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। जब आप देखोगे इसका नोट्स टू अकाउंट जो उन्होंने दिया होगा बुक में, अभी नहीं देखना, आप नाम लेते जाओ, मैं बोलता जाऊँगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रॉफिट है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व प्रॉफिट है, जर्नल रिजर्व प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्पेसिफिक फंड है, तो क्या है तो इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब तक उसके अगेंस्ट कोई कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी नहीं है तो इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो सब किस में आ जाएंगे, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। वो सब किसके अंडर आ जाएंगे बच्चों, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, कैपिटल रिजर्व भी है, तो आप रफ में जाओगे, उन सबको ऐड करोगे और वो बन जाएगा आपका रिजर्व एंड। बट आपको नोट्स टू अकाउंट तो बनाने ही नहीं होते पता इस चैप्टर में। मेन आपको क्वेश्चन आता है, बताओ, ये बोल देंगे, बताओ कैपिटल रिजर्व कौन से हेड में आएगा, शेयर होल्डर फंड। सब हेड तो हुआ ही नहीं ना इसका बच्चों, सब हेड तो वो खुद ही है। तो सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, बात खत्म। तो आपको बस ये बताना होगा कौन से हेड और सब हेड में आता है। फिर आपके पास सी पॉइंट है, ये मैं भूल जाता हूँ यार बहुत बारी, मनी अगेंस्ट वट एवर रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब मैं भूल जाता था, तो मैंने पहले भी सिखाया था, मंशा ने तो सुन रखी है मेरी बकवास। एक श्रीमान होता है, एक श्रीमती होती है, लड़के के साथ मिस्टर और लड़की लेडी के साथ मिसेज लगता है ना। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उनका फर्स्ट नाम याद करने के लिए मैंने लिख दिया, ऑल अबाउट दिस। और यहाँ पे एक और नाम होगा बच्चों, देखना, ये कभी भी यूज़ नहीं होता, ये कभी पेपर में भी नहीं आता, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। नाउ एक बस बात फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा सब हेड हो गया,
और ये मेरा हेड हो गया, और इसके अंदर जो आता है वो सब हेड हो गया। डन। चलते हैं आगे बच्चों। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद आपके पास नंबर 2 होगा यहाँ पे, शायद यहाँ पे आपके पास होगा नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटी। हाँ ये नंबर 3 है बच्चों, वट एवर, नॉन करेंट लायबिलिटी। हाँ नंबर 2 तो एसेट साइड पे जाएगा, मेन हेड, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में बच्चों हमारे पास नहीं, सबसे पहले होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखा है, नॉन करेंट लायबिलिटी लिखा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एंड फोर्थ, एक लड़की थी उसका नाम था गुड़िया, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं डॉल, ऐसे होता है ना, बट मैं डॉल का एल आगे ले आया। एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरे पास को सिखाया था आपके स्कूल से एक लड़का था। जो भी बच्चा मुझे कुछ सिखाता है, चाहे फालतू का सिखाता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा देता हूँ मैं, डॉक्टर भरत कपूर। 2-3 साल पहले था आप ही के स्कूल से, वैसे तो निकम्मा था, बट ये चीज़ उसने सिखाई थी, तो शॉर्टकट कहता है, मेरे को तो ऐसे ही याद हुआ था, मैं कहा ठीक है। सो एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आ गया? हाँ बच्चों, यस, मिल्खा सिंह का गाना याद है, नाता धोता सुखाता सारे ऑर्डर, नहीं तो परेड ठप। अब ऑर्डर में क्यों सिखा रहा हूँ उसका भी रीज़न है, कई बार फालतू का क्वेश्चन आ जाता है, फालतू मतलब फ्री के नंबर। शो व्हाट ऑल आइटम्स अपीयर अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटी। तो अगर आप ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर, इसीलिए मैं ऑर्डर में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं तो मैं फ्री बकवास की बात ही ना करूँ, नाम याद हो गए ख़त्म। तो उसको ऑर्डर में ही चाहिए बच्चों, तभी करके लॉन्ग टर्म प्रोविजन मैंने गलती से लिख दिया था, तो मैंने हटा के वापस उसको उसी की जगह पे कर दिया। So one is long term borrowing, second is deferred tax liability, third is other long term liability, and fourth is long term provision. Now one by one, when you talk about long term borrowings, can I say debentures, public deposit, government loans, bank loans, they all are part of long term borrowings. They all are part of long term borrowings. Now my question is, एग्जाम में आपको क्वेश्चन है, ये मैंने 11th में भी ऐसे ही पूछा था, क्वेश्चन में वर्ड लिखा है लोन, बैंक लोन, ये नहीं बताया पुत्र शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो आप उसे क्या मानोगे? दिस इज बाय डिफॉल्ट रूल। इन्वेस्टमेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सिमिलरली बैंक लोन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म, ये बाय डिफॉल्ट रूल है। तो जैसे आपने बोला लॉन्ग टर्म, तो इट विल कम अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ उसका मेन हेड याद रखना ज़रूरी है, उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट होता क्या है, एसेट साइड पे जब आएगा, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता क्या है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट वी एक्चुअली कैलकुलेट इन आवर बिजनेस। प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट, एंड प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। Guys, mind my words, there are 3 types of profit in real life every business has to calculate. One, profit as per books of accounts. Then profit as per Companies Act 2013 read with miscellaneous rule 2014, and third is profit as per Income Tax Act. अब आप बोलोगे सर तीनों प्रॉफिट अलग होंगे सेम कंपनी के? हाँ, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स एक्ट कहता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करो, और लेट्स से कंपनीज एक्ट कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करो। तो दोनों का डेप्रिसिएशन अलग, दोनों का एक्सपेंस अलग, दोनों का प्रॉफिट। तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी अलग बनेगी, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट के ऊपर लायबिलिटी अलग बनेगी। तो ये जो लायबिलिटी बनती है प्रॉफिट की, लेट्स से 1000 लायबिलिटी ऑफ टैक्स एज पर कंपनीज एक्ट एंड 1200 एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इन दोनों प्रॉफिट की वजह से जो टैक्स की लायबिलिटी में डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को कभी हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट और कभी हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इससे ज़्यादा नहीं बताना। हाँ बच्चों, इनकम टैक्स, हु इज द बॉस? मोदी। मोदी देना पड़ेगा ना, दोगे ना?
तो देना पड़ेगा टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से दिया जाता है। और जो आपके कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने अपनी लायबिलिटी बनाई होती है उसका डिफरेंस या तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर देते हो या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देते हो। उससे ज़्यादा मुझे नहीं बताना, जस्ट फॉर नॉलेज से एक बता दिया। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मुझे नहीं पता क्या होती हैं, जो भी गंद वाला बचेगा सब यहीं डाल दूंगा। आई विल फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। I will focus on long term provision. When you talk about long term provision, कॉपी पे लिख लो बच्चों। When you talk about long term provision, हम ये नाम भूल जाते हैं, वैसे रेशियो के चैप्टर में भी लिखवाऊंगा। When you talk about long term provision, मेरे को पढ़ाने का इसका सबसे आसान तरीका याद आ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हर कोई पढ़ता है, चाहे CBSE है चाहे ISE है। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल हर कोई करता है। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड भी करते हो। इनकम मेथड में सबसे पहला कंपोनेंट COE होता है। COE का वन ऑफ द कंपोनेंट होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उसके अंदर आप बात करते हो ग्रेच्युटी की, उसके अंदर आप बात करते हो प्रोविडेंट फंड की, बस एक नहीं करते जो मैं पार्टनरशिप में ज़रूर बोलता हूँ, लीव एनकैशमेंट, लीव सैलरी कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। आई विल टेल यू एक नॉलेज के लिए। लीव एनकैशमेंट का मतलब ये होता है, इफ़ आई एम वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच अलाउज मी टू टेक अ लीव ऑफ 1 month इन ए ईयर, साल में 1 महीने की छुट्टी मारूंगा, मेरी सैलरी कट, मुझे पैसे मिलेंगे। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, पूरा साल काम करूं, 11 महीने 12वें पूरे महीने छुट्टी पे अराउंड द वर्ल्ड इन $8 करके आऊँगा, पैसे भी मिलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। दूसरा बनिए की तरह सोचो, चलो कोई शिंगला मंगला आसपास के होते हैं, कोई है, अरे ये बैठे भाई साहब देखो शर्मा रहे हैं, ओके ध्रुव गुप्ता, यस। तो हम बात कर रहे थे कि 1 साल की छुट्टी 1 महीना, 20 साल नौकरी की तो कितना हो गया 20 महीना। और लेट से जब मैं रिटायर हुआ तब मैं उस कंपनी का CFO कुछ बन गया था, मतलब होता है ना CFO टाइप्स, और उस समय मेरी सैलरी थी अराउंड 7 लाख पर मंथ। तो 7 लाख इंटू 20 कितना हुआ 1 करोड़ 40 लाख, तो उस समय इकट्ठा 1 करोड़ 40 लाख मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीव एनकैशमेंट, कॉल्ड लीव सैलरी। तो पंजाबी की तरह सोचना, पंजाबी की तरह सोच लो, हर साल उड़ा दो, या बनिए की तरह सोच लो, इकट्ठा बाद में लो, जैसे आपको अच्छा लगे, वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आप छुट्टी मार लेते हो तब तो बात खत्म, बट अगर आपने छुट्टी नहीं मारी बच्चों, तो कंपनीज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू ओ यू दैट मनी। सो आपकी वो छुट्टी इकट्ठी होती रहती है, कंपनी का डेट बर्डन बढ़ता रहता है, और आप कब पैसे लोगे, इट इज़ नॉट डिसाइडेड विद इन 1 year यू विल टेक और नॉट, दैट्स वाई इट बिकम्स देयर कंटिंजेंट। नहीं देने तो हैं, कंटिंजेंट का मतलब होता है बट यहाँ तो देना ही देना है, सूनर और लेटर, बस ये नहीं पता सूनर और लेटर, इसीलिए उसको किस में दिखा देते हो आप, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। तो 3 नाम लिख के रख लो पुत्र अपने पास। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इंक्लूड्स लीव सैलरी ऑब्लिक एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड। करंट लायबिलिटी, जब भी मैच होता है सबसे पहले ग्राउंड पे कौन जाता है, 2 कप्तान क्या करते हैं, टॉस करते हैं। बट मुझे फिर टॉस की स्पेलिंग नहीं आती, जैसे डॉल की स्पेलिंग का एल ऊपर चला गया था, टॉस का एस ऊपर चला गया। मतलब इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, और ये बात मैं आपको पार्टनरशिप में सिखाता आया हूँ, ट्रेड पेबल हैज़ 2 कंपोनेंट इन इट्स, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। बाकी स्कूल में चेक कर लेना, कुछ स्कूल कहते हैं बिल्स पेबल इसमें नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई, मेरे हिसाब से तो आता है। ट्रेड पेबल के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। नंबर सी अदर करंट लायबिलिटी, एंड नंबर डी इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम पे जनरली टेक्निकली मेरे को एक ही नाम आता है, हाँ जो मैंने अभी आपको 3 नाम लिखवाए, इफ दे गेट पेबल विद इन
सो जो जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखे हैं वो क्या बन जाएंगे? मेरे हिसाब से वो अदर करंट लायबिलिटी बनना चाहिए, स्कूल में चेक करना, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू पे देम विद इन 1 ईयर, तो अब वो प्रोविजन थोड़ी रहा, अब वो प्रोविजन थोड़ी रहा। तो प्लीज़ अपने अपने स्कूल में चेक करना, माइट बी रॉन्ग। जितने भी आपने लॉन्ग टर्म प्रोविजन के नाम लिखे, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड, आई रिपीट, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड, लिख लो बच्चों, वहीं पे नोट लिख लो साथ में। इफ दे बिकम पेबल विद इन 1 मंथ, सॉरी विद इन 1 ईयर, आई एम सो सॉरी। इफ स्कूल में चेक भी कर लेना और मुझे बता देना, मेरी गलती होगी मैं मान लूँगा, गलती से मेरा मतलब है एज पर CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं सिखाया जाता, CA में ऐसा नहीं सिखाया जाता, तो मैं रट्टे इतने सारे मार नहीं पाता, कंफ्यूज रहता हूँ थोड़ा सा उस चीज़ को लेके। इफ़ दे बिकम पेबल विद इन 1 ईयर टू दैट एक्सटेंट, पामा, टू दैट एक्सटेंट दे विल कम अंडर द हेड अदर करेंट लायबिलिटी। आई रिपीट, जो आपने पहले लिखा, ब्लेस यू, इफ दे बिकम पेबल विद इन 12 months, if they become payable within 12 months, if they become payable within 12 months, comma, to that extent, to that extent, to that extent they will be shown under the head other current liability। कभी स्कूल आया था आज? किस चीज़ का स्टेप है? अदर करेंट लायबिलिटी। They will be shown under the head other current liability। हाँ बच्चे, कभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मेरी लायबिलिटी साइड ओवर होगी ना बच्चों? तो लायबिलिटी साइड का तो मेरे को अच्छे से आता है, वो मैंने सिखा भी दिया। शेयर कैपिटल के लिए श्रीमान का श्रीमती मूल्य तो मिसेस बन गया। S मतलब शेयर कैपिटल, R मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, M स्टैंड फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और बीच का दूसरा पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो मुझे याद नहीं रहता, सच्ची बात बताऊं मैं भी भूल जाता हूँ। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी आते ही गुड़िया आ गई हमारे पास, एलडॉल। L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, D स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O स्टैंड्स फॉर एंड L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के नाम पे मेजरली मैंने 3 नाम बता दिए, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एंड लीव सैलरी कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। अब मैंने आपसे एक पॉइंट पूछ लिया, मान लो मैंने पेपर में इतना ही पढ़ाया था मतलब, और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आ गया, तो आप बताओ, मैंने हिंट भी दे दिया कि मैं जो पॉइंट पूछ रहा हूँ वो लायबिलिटी साइड से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने अभी एसेट साइड तो बताई नहीं। लिखो बच्चों एक नाम, जो लोग रिकॉर्डिंग देख चुके हैं वो नहीं बोलेंगे प्लीज़। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बताया था ना शायद रिकॉर्डिंग में, बताया होगा वंशा, याद नहीं, वेरी गुड। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ दिखाना पसंद करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, जिस चैप्टर से रिलेटेड है उस चैप्टर को याद करने की कोशिश करो, अपने आप आंसर याद आएगा, मतलब लॉजिकल। मुझे जल्दी नहीं है पुत्र, बोलना। हाँ मुझे पता था तो यहीं बोलेगा, सो जा। और कोई? हाँ जी, अदर कहता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, रीज़न? क्योंकि प्रीमियम लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो फेस वैल्यू उतनी है ज़्यादा, इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा पे करना है, और वो लॉन्ग टर्म में रिडीम होगा डिबेंचर तो। आपका लॉजिक समझाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, बट मेरे लिए सफिशिएंट है। तालियां बजा दो यार लड़के के लिए। ये पॉइंट ज़्यादातर आप बच्चे पेपर में मेरे आज भी कहने के बाद गलत करोगे। ज़्यादातर बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज ए फिक्टिशियस एसेट, आपने पढ़ाया था, विच इज़ इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो रिजर्व में से माइनस कर दो। मेजॉरिटी बच्चे आंसर बोल जाते हैं, बट प्लीज़ आज मैं लॉजिक के साथ पूरा डिटेल समझाऊंगा, सो दैट ये गलती पेपर में मत करना। दिस इज़ वन ऑफ दैट क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाओगे, गया आपका 1 नंबर। आप वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर करते थे, उसके अंदर सनत को छोड़ते हुए अगर मैं बात करूं बाकी सबसे, मैंने तो यही सिखाया था, वेन एवर एंड वेयर एवर डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, POR एंड लॉस ऑन इश्यू। ज़रा उस पर आते हैं, याद करो एंट्री नंबर 2 बच्चों,
डन। उसके बाद ये एंट्री कब होती थी बच्चों? उसके बाद जब रिडेम्पशन करोगे तो आप एंट्री लिखोगे। इसका मतलब प्लीज बड़े प्यार से सुनना, इश्यू के बाद और रिडेम्पशन से पहले, प्लीज सुनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। इश्यू के बाद और रिडेम्पशन से पीओआर क्या हुआ? क्रेडिट। जैसे ही रिडीम हुए पीओआर क्या हो गया? पीओआर अकाउंट गॉट कैंसल्ड। तो फिर तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो अगर पेपर में पूछा जा रहा है पीओआर के बारे में, वो कौन सी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं? इश्यू के बाद और रिडेम्पशन से। इज दिस पॉइंट क्लियर? बिकॉज वंस द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, पीओआर अकाउंट डज नॉट, इट्स कैंसल्ड आउट, इट्स कैंसल्ड आउट। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई, मैंने कुछ सिखाना ही नहीं, यही तो लॉजिक बताना था बच्चों को। पीओआर क्रेडिट हुआ। क्रेडिट जिंदगी में दो ही चीज़ें होती है, तो लायबिलिटी या फिर इनकम, या तो लायबिलिटी या फिर, और ये पीओआर मेरी इनकम तो है नहीं, ये तो जो मेरा फ्यूचर का लॉस है मैंने उसे एज ए लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर लिया एट द टाइम ऑफ इश्यू, तो ये मेरी लायबिलिटी है। और डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म, और ये लायबिलिटी भी किसकी वजह से बनी? डिबेंचर्स की वजह से। तो ये किस में आना चाहिए? लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म की जब बात करेंगे, बोरिंग का तो पार्ट है ही नहीं है, प्रोविजन का भी पार्ट नहीं है, तो फिर कहाँ गया? इसीलिए तो उसने आंसर दिया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आपका इसका हेड क्या हो गया और सब हेड क्या हो गया? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आंसर लिख के रख लो बच्चों, इट विल अपीयर अंडर द हेड लॉन्ग टर्म, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। Done? All about liability side. हाँ, ये बात पक्की है जो मैंने शुरू में बोली थी, आज अभी तक डिस्कस नहीं की। फिक्टिशियस एसेट्स जो लिखवा चुका हूँ पहले नाम, लाइक अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, दे आर इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड। तो जैसे ही आपने बोला दे आर इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो उस रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट में से क्या कर दोगे? बात खत्म। देन दे वॉन्ट बी शोन सेपरेटली, रादर दे विल बी शोन एज अ डिडक्शन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। आएगा, वो देखेंगे एक दो क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं बच्चों आपके साथ एसेट साइड पे। वहाँ पे इन्होंने नंबर 2 डाल दिया होगा बच्चों। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा बताओ? नॉन करेंट एसेट में क्या लिखा? उसके अंडर क्या लिखा? उसके बाद क्या लिखा? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। इंटेंजिबल एसेट, हाँ जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये क्या है इंग्लिश में? मुझे टिक की स्पेलिंग इतनी आती है। अब यहाँ पे एक बच्चा और था, कहता है सर टिक्की, कहते मुझे टिक्की की ये स्पेलिंग आती है। वैसे तो TICKI होता है, KI होता है। कहता नहीं मुझे टिक्की की ये स्पेलिंग आती है। उसने इसको भी कवर कर लिया। हेडिंग याद करने की बात है, बाकी तो आपकी मर्जी। T स्टैंड फॉर टेंजिबल एसेट्स, सबको पता है टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। I स्टैंड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, वर्क इन प्रोग्रेस की हिंदी क्या है? सड़क का कार्य प्रगति पर है, लिखा होता है ना हिंदी में, जहाँ रोड वोड बन रही होती है, अंग्रेजी में लिखा होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब वो जो सड़क बनती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए तो आप वर्ड लिखते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ कैन आई से व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद नॉन करेंट एसेट्स, बीइंग टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स विच आर अंडर डेवलपमेंट और विच आर अंडर वर्क इन प्रोग्रेस, वो आपके आ जाएंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। और जो इंटेंजिबल वाले होंगे वो चले जाएंगे अंडर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या उत्तर आपके पास?
अदर नॉन करेंट एसेट ना, सॉरी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये मैंने 2 मिनट पहले ही पूछ लिया था। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म मानोगे या लॉन्ग टर्म, ट्रेड या नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड। ये बात याद रखना बच्चों, ये बाय डिफॉल्ट रूल है। इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट टर्म मानोगे या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ट्रेड या नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड। अब ये बात आने वाले टाइम में कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में सिखाऊंगा बच्चों। बोलना अभी से शुरू कर देता हूँ मैं। आप उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो, आप उसे मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलो, आप उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलो, बात एक ही है। ऐसा क्यों नाम दे रखे हैं वो उस चैप्टर में देखेंगे। बट येस, वेदर यू कॉल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्लैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज स्लैश ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों आपके पास? हाँ, डेफर्ड टैक्स एसेट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ये मुझे नहीं आता, मेरा इस आज तक इसके बारे में मैं कुछ सोच नहीं पाया। आप सोच पाओ तो सिखा देना। नेक्स्ट, करेंट एसेट आ गया। करेंट एसेट आ गया। बिफोर आई स्टार्ट, मैंने इसको कैसे याद किया हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, हम लोग जब हमारा क्लाइंट फंस जाता है किसी हेरा फेरी में, तो हमें उसका केस रिप्रेजेंट करना पड़ता है किसके पास? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। एज ए सीए हम उसके अकाउंट्स को हैंडल करते ही करते हैं, बट एट टाइम्स टिल CTAT सेंट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल तक जो भी केसेस हैं, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मैं अपने क्लाइंट के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बट द मोमेंट द केस गोज टू सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, then even though I'm a chartered accountant, I cannot fight my case. Then I need the help of people like his father who are lawyers. I represent the case to them, they explain it to the lawyer because I don't have the degree. That's why आप इंडिया में देखेंगे the people who are a practicing CA, majority of them do a law also. Majority of them do a law also. उसके पीछे भी बनियागिरी है बेटा। वो कहते हाई कोर्ट में केस जाएगा, सारी नॉलेज तो उस वकील को मैं दूंगा, वो सिर्फ लड़ेगा और फीस ले जाएगा, तो सलाह मैं ही क्यों ना कर लूँ लॉ, वो पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। सो दैट्स द रीज़न द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग CA मेजॉरिटी एंड अप डूइंग लॉ ऑल्सो। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाके हमें केस लड़ना पड़ता है। इंडिया में ये जो सर्वे होता है, वो सर्वे कौन सी संस्था करती है हिंदी में बोले तो? हाँ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा डेटा इकट्ठा करती है? नहीं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अलग है बच्चों। CSO भी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डेटा कलेक्ट करती है, जो आपका डेटा कलेक्ट करती है। नाउ C स्टैंड्स फॉर, बताओ ना, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट बोलो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो, बात एक ही है। I स्टैंड्स फॉर, अब इन्वेंट्री किसकी? गाइस प्लीज इधर सुनो, आने वाले टाइम में यही कंफ्यूजन होती है रेशो के चैप्टर में। जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ते हो, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल आएगा, आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, आएगा, फिनिश गुड्स आएगा, आएगा, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं। गुड्स आर ऑफ अनफिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड, कॉल्ड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। एक और भी होता है, इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स। इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। आई रिपीट, इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। अब हम यहाँ पे जानबूझ के अगले चैप्टर से रिलेटेड, अगले चैप्टर से रिलेटेड एक छोटी सी डेफिनेशन पूछ लेता हूँ। 11th में भी पढ़ी थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट? करंट एसेट्स आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू और इनटू सर्विसेज, और इनटू सर्विसेज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. Current assets are those assets which can be converted into money or into services within a period of done. तो मेरा आपसे सवाल है, जो इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स है, इज इट ए करंट एसेट? यस। बट जो लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स है, इज इट ए करंट एसेट? बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सेल देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मनी विद इन, दो दे आर शोन अंडर द हेड करंट एसेट, बट व्हेन आई विल डू अ चैप्टर वेयर आई हैव टू strictly apply the definition of current asset, their loose tools and spare parts no longer will be a part of, because my objective is not to sell them and convert them into money within 1 year. Important है from next to next chapter point of view called ratio analysis. चलते हैं आगे। T stands for
ट्रेड रिसीवेबल। अब मेरी बारी बच्चों, यहाँ पे आके एक और पॉइंट है जो कॉन्ट्राडिक्टरी सा होता है। यहाँ पे आपके साथ मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात कर रहा था, यहाँ पे मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कूल्स कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पूछना अपने अपने स्कूल में, अगर सभी सीबीएसई स्कूल कहते हैं तो मैं भी मान लूँगा, बट मुझे एक बात तो बता दो बेटा, सिर्फ एक बात, जब आप बैलेंस शीट पार्टनरशिप में बना रहे थे प्रोविजन को लायबिलिटी साइड पे लिखते थे या डेटर में से माइनस करते थे? करते थे ना। चलो एक काम और कर लेना, किसी भी कंपनी की इंटरिम बैलेंस शीट उठा लेना। इंटरिम बैलेंस शीट मीन्स हाफ ईयरली बैलेंस शीट, उसकी बैलेंस शीट उठा के उसके नोट्स टू अकाउंट खोल लेना और वो खोल के मुझे बता देना साला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी साइड पे है डेटर में से माइनस किया हुआ है। अगर लायबिलिटी साइड पे है तो मैं गलत हूँ, अगर डेटर में से माइनस किया हुआ है तो मैं ठीक हूँ। तो मुझे तो यहीं सिखाया गया, क्योंकि मैंने तो बैलेंस शीट आज भी एक दो साइन कर ही लेता हूँ गलती से, तो उसमें ट्रेड रिसीवेबल इज डेटर प्लस BR, इसमें से हम प्रोविजन माइनस करके दिखाते हैं। हम प्रोविजन को कभी भी लायबिलिटी साइड पे शो नहीं करते जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन है। बट अगर हमारी CBSE एज वेल एज ISC अपने अपने स्कूल में कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, बोले नहीं बेटा इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही दिखाना है, जब आपसे हेड और सब हेड पूछा जाए तो लिख दो, नंबर चाहिए अपने को, गलत है तो क्या हुआ, नंबर तो उसी से मिलने हैं। तो वो चीज़ याद रखना। अदरवाइज ट्रेड रिसीवेबल के कितने कंपोनेंट बच्चों? 2 कंपोनेंट, डेटर प्लस BR। दूसरी बात, ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल का दूसरा नाम अकाउंट पेबल, ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया C, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। S आ गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड O आ गया अदर करंट एसेट। O आ गया अदर करंट एसेट। अब अगर संधू याद करेगा, जब मैं आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू का लेजर बनाया था। अनन्या ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले किया था, आप लोगों ने अभी किया। जब उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आता था अपना श्रेया, जब उसमें क्लोजिंग बैलेंस आता था तो मैं पूछता था ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? रिमेंबर ऐसे स्प्लिट बनाता था, द अमाउंट विच इज़ गोइंग टू बी रिटन ऑफ विद इन नेक्स्ट 1 year will come under the head other current asset and the one which is will be written off over a period of more than a year will go under the head other non current asset. That is the reason यहाँ पे आपके पास headings भी हैं, that is the reason आपके पास ये headings भी हैं। all about बच्चों बैलेंस शीट, all about बैलेंस शीट। अगेन करंट ईयर प्रीवियस ईयर का रेलेवेंस आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर में सिर्फ तभी आएगा जब ओपनिंग बैलेंस होंगे। तो एसेट साइड इज टिक्की खा लो, फर्स्ट इज tangible asset, second is intangible asset, C is capital work in progress and I is intangible asset under development। उसके बाद non current investment, उसके बाद deferred tax asset, then long term loan and advances, then other non current asset। ये मुझे याद है CIT CSO। C stands for current investment, I stands for including loose tools and spare parts, T stands for trade receivable, C stands for cash and cash equivalent, S stands for short term loans and advances and O stands for other current assets। मोटा मोटा हेडिंग से रिलेटेड जो मैं बात कर रहा था। अब एक बार एक बुक दे दो बच्चों मेरे को 2 मिनट के लिए। गाइस ओपन पेज नंबर 1 बार जो मेरे से कोई बच्चा पूछ रहा था ना, हाँ अंतरा, पेज नंबर 1.28 पे आ जा बेटा, पेज नंबर 1.28 पे आ जाओ। पेज नंबर 1.28 पे आ जाओ फटाफट से ना। बिफोर आई गो फर्दर, जो अंतरा ने मुझे पूछा था उससे रिलेटेड मैंने इसको आंसर करने की कोशिश की। सी इलस्ट्रेशन नंबर 16 मैं करवा नहीं रहा, साथ साथ देखोगे बच्चों क्या लिखा है इशिता उसमें। नेम द सब हेडिंग अंडर विच नॉन करेंट एसेट शैल बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट। नेम द सब हेड्स में क्या क्या आ गया दे रखे बच्चों आपको। फिक्स एसेट्स, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसके बाद उसके बाद एंड उसके बाद फिनिश। यही दिया हुआ है बच्चों। अदर नॉन फिक्स, उसने किसका पूछा था? नॉन करेंट एसेट का, तो ये हटा दो सॉरी।
फिर तो ये चाहिए नहीं। तो बेसिकली आपने क्या दिया, ये तो उसके सब हेड बन गए ना मतलब, तो आपको उसी ऑर्डर में ही देना है आंसर। इसी का रीज़न था, यहाँ पे भी मैंने आपको ऑर्डर में बताया, हर जगह मैंने आपको ऑर्डर में, यहाँ पे भी बोर्ड में आ चुका है 3 नंबर का क्वेश्चन, गिव द सब हेड्स ऑफ करंट एसेट CITCSO। जहाँ आपने ऑर्डर चेंज किया वहाँ आपका 1 नंबर आधा नंबर गया, आधा मतलब 1 ही गया यार, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसके अंदर देखो आपका ये CBSE सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, मिक्स एंड मैच है। अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल अपीयर। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आता है, अंडर द हेड, सब हेड ये हो गया, और उसका मेन हेड हो गया करंट एसेट। देखो आंसर दिया हुआ है बच्चों, ऑल राइट। नेक्स्ट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कम्स अंडर द हेड, आराम आराम से, नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट के अंडर आता है इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट के अंडर आता है इंटेंजिबल एसेट, और फिक्स एसेट कम्स अंडर। अब आंसर देखो, ये गलती होती है बच्चों पेपर में, देख तो सही एक बार अनन्या, आंसर क्या दिया बता। हेडिंग इज नॉन करंट एसेट एंड सब हेडिंग इज फिक्स एसेट बीइंग इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट बीइंग इंटेंजिबल एसेट। हाँ, वो खुद जो वर्ड था कॉल्ड पेटेंट्स वो बिकम्स सब हेडिंग। ऑलराइट, फिर मैंने आपसे एक पूछ लिया बच्चों यहाँ पे, शेयर्स इन DCM लिमिटेड, व्हेन यू से शेयर्स इन DCM लिमिटेड यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। When one company acquires the shares of other company, you are talking about investment. And if question is silent, it is, so it will come under आंसर। देखो बच्चों, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका मेन हेड तो क्या हो गया, ये सब उसी के अंडर है ना, तो आपका मेन हेड तो क्या रहा, नॉन करेंट एसेट। उसके बाद आपने देख लिया उसके बाद वो कौन से हेड में आ रहा है, दैट बिकम्स इट सब हेड। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास एक पॉइंट है बच्चों, एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, अंडरलाइन द वर्ड ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ हाँ, जान के किया, मुझे नहीं करना ना बच्चों, मैं फालतू वाले पॉइंट थोड़ी करूंगा सारे। अकाउंट एडवांस रिकवरेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है विद इन अकाउंटिंग पीरियड। यस, 1 ईयर मत बोल बेटा, ये मेरे को पढ़ाना है ऑपरेटिंग साइकिल, पिछले 5 सालों से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। ISC में तो आ चुका, CBSE में अभी तक नहीं आया, बट मैं फिर से रात को एक पैग लगाते हुए बोलता हूँ आएगी, ये ज़रूर आएगी, किसी साल तो आएगी और आ ही जाएगी, तो पक्का आएगा। चलते हैं आगे, एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, तो विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, तो ये कौन से हेड में जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस या शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब आप आंसर देख लो बच्चों, करंट एसेट अंडर द हेड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। हाँ बच्चों, बट बच्चों आपको जज तो करना है ना लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, वो तो आपको जज करना पड़ेगा ना, उसने लिखा है विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए भी बोल सकता था विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 15 मंथ्स, तब भी शॉर्ट टर्म में ही आएगा, ये चीज़ पढ़ाऊंगा मैं आपको। मेरा अकाउंटिंग पीरियड वैसे 12 मंथ्स का होता है, बट इन सम केसेस माई अकाउंटिंग पीरियड विल बिकम मोर देन 12 मंथ्स, कब वो हम देखेंगे। चलते हैं आगे बच्चों, वर्क लास्ट वन, 7th वन इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, उसने वर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं लिखा ना, तो हमारे क्या नाम है भाई साहब का, मानव विरमानी, देखा वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वहीं तो है, उसके साथ वर्ड कैपिटल नहीं लगा। ये गलती बता रहा हूँ एग्जाम में जल्दी जल्दी में आप जो करते हो, वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ हाँ सड़क का कार्य प्रगति पर है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, उसने नहीं लिखा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपके पास आंसर आ गया। ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स होते हैं। मेरी इस चैप्टर में एक ही विनती है, मैं ऐसे पढ़ता रहूँगा वहीं टाइम पास करता रहूँगा, मुझे नहीं करना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो क्या बोलते हैं, बेटा 1 गोली सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को खाना, 5 दिन में ठीक हो जाओगे, बोलता है ना डॉक्टर जब वायरल वूरल कुछ हो जाता है। वैसे ही मैं बोलूँगा 2 क्वेश्चन एवरी डे रैंडमली उठा लो इस चैप्टर से। मैं जब आज फिनिश कर लूँगा, मैं नहीं करूँगा ये चैप्टर, जस्ट टेक 2 क्वेश्चन रैंडमली, वो भी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन, और वो भी मैं नहीं कह रहा लिख के करो, छुपन छुपाई खेलो, हाइड एंड सीक। अच्छा ये करंट एसेट में आएगा, ये उसमें आएगा, देख लिया, नहीं समझ आया डॉट बना दिया। एंड आफ्टर 20 डेज मैं छोटा सा क्लास में 10 मिनट का टेस्ट ले लूँगा कि व्हाट ऑल कम अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग, पता लग जाएगा कि इसने गोली खाई और कौन गोला खाएगा, पता लग जाएगा उसी में। फिलहाल चलते हैं आगे।
मिस हो गया पॉइंट, चलो याद आता है फिर देखते हैं। ऑल अबाउट बैलेंस शीट बहुत टाइम से बोर्ड में सैम्पल पेपर में तो आ रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मेन अभी तक नहीं आया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। आगे आ जाओ बच्चों जरा। हाँ जी बेटा, नहीं बच्चों वो बाद में अब देखेंगे, अभी उसको छोड़ दो। कम टू बच्चों पेज नंबर 1.31, कम टू पेज नंबर 1.31, पेज नंबर 1.31, पेज नंबर 1.31। एमिटी 46 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, साल में एक बार आपको ज़रूर इस टॉपिक से आएगा, कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट से। बाकी स्कूल का तो मुझे याद नहीं, आपके स्कूल में काफ़ी टाइम से रेगुलरली आ रहा है। दे आस्क यू द हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ P&L। फर्स्ट क्या दे रखा है बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम RFO, जिसको आप बचपन में सेल्स बोलते थे। अब एक ये टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा तंग करता है स्कूल वाले, समझ नहीं आई मेरे को आज तक क्यों। मुझे आप ज़रा 11 स्टैंडर्ड पे ले चलो, मैं तो पहुंच गया, आप भी पहुंच जाओ। असली में नहीं, फिर 1 साल लगाना पड़ेगा। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे और क्रेडिट साइड पे सेल्स लिखते थे, अमाउंट कॉलम में सेल्स लिखते थे या नेट सेल्स लिखते थे? नेट सेल कैसे आता था? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न करके आ जाता था। सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि सेल्स वापस आ रहा है। सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, ठीक है गांधी जी? सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। नेट सेल ही लिखते थे ना अमाउंट कॉलम में। तो बताओ बच्चों यहाँ पे RFO का मतलब क्या होना चाहिए, सेल्स या नेट सेल्स? मेरे को तो यही समझ आता है, टू बी प्रिसाइज मुझे तो यही समझ आता है। मीनिंग देयर बाय, अगर क्वेश्चन में वर्ड RFO लिखा है, मैं ये एज्यूम करके चलूँगा उसमें से सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस, मुझे तो यही समझ आता है। बाकी देख लेंगे क्या है, अपने अपने स्कूल में हम देख लेंगे क्या है। आप ये देखो ना, यहाँ पे आप फाइनल फिगर ही तो लिख रहे हो, तो फाइनल फिगर कौन सी होगी? बिफोर सब्ट्रैक्टिंग द सेल रिटर्न और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द सेल रिटर्न। बात समझ आ गई? उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अदर इनकम। सेल का मतलब खाली सेल ऑफ गुड्स नहीं होता, उसके अंदर और भी बहुत सारी गांधी जी चीज़ें आती हैं। इधर आ रहा यार तुम्हारे पास, हाँ नालायक। सेल्स के अंदर आप देखोगे बच्चों, सेल ऑफ स्क्रैप भी लेके चलते हैं वो, अभी देखेंगे इसके अंदर, बुक के अंदर सेल के अंदर वो सेल ऑफ स्क्रैप भी लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अदर इनकम। इनकम के नाम पे तो यही 2 चीज़ें हैं ना, और ये आपका क्या बन गया? टोटल इनकम। बोले तो रोटी। देख लेते हैं, अभी मैं भी भूल जाता हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल इनकम। तो घर जाके रात को क्या खाते हो? रोटी। वो कहते हैं मैं तो नान खाता हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ROTI जैसे मर्जी कर लो, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम का टोटल बन जाएगा टोटल इनकम, इसका टोटल बन जाएगा टोटल इनकम। पिछली बार शायद मैंने RO से पानी पिलाया था, ऐसा ही था ना? चेंज कर दिया इस बार, मूड चेंज हो गया। ऑलराइट, एक्सपेंस साइड पे आते हैं। एक्सपेंस साइड पे सबसे पहले आपके पास क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वही है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एम्प्लॉय अपने रुपये के लिए ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। गाइस कॉपी पे एक फॉर्मूला लिखो, कुछ चीज़ें मुझे साथ साथ, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ लिखवानी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हालांकि आपको कभी पूछा नहीं गया, बट आई जस्ट वांट टू प्ले सेफ। दिवाली आ रही है तो थोड़ा सेफ खेलना चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, हाँ कुछ भी, तेरे को तो सब आता है ना, बता फिर, मैंने तो लिखवाया होगा तब भी, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। अनन्या को पता लग गया होगा मैं नेट परचेज वर्ड पे एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, ताकि माइनस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल इफ एनी, माइनस नितिश क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल becomes raw material consumed, becomes raw material consumed. I repeat, raw material consumed called cost of raw material consumed is opening stock of raw material plus net purchases minus closing stock of raw material becomes raw material consumed, becomes raw material consumed, becomes raw material consumed. अब ज़रा वापस बैलेंस शीट पे अगर जाऊं, इन्वेंट्री में कितनी इन्वेंट्री थी, 4 थी। स्पेयर पार्ट वो डेफिनेशन वाइज अलग कर दिया था, अदरवाइज तो 4 थी। रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ कर लिया, रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास दिया होगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। व्हेन यू से, यही है ना बच्चों, देखना, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। व्हेन यू टॉक अबाउट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपके पास चेंज इन इन्वेंट्री। अब मेरी बारी है बच्चों। अब ये चीज़ जब अकाउंट्स और इको दोनों सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, हम एग्ज़ाम में, मेरे जैसे बच्चे बहुत होते हैं, फॉर एग्जांपल नितिश, जो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, मैंने कहा था इको इकोनॉमिक्स में चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस, तो अकाउंट्स में उसका उल्टा होता है। और अगर फिर भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है, ये देखो अभी भी तो वहीं की है। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया और क्लोजिंग को माइनस। तो अगर आप भूल जाओ कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फंडा वेरी सिंपल, इको में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो अकाउंट्स में उसका उल्टा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्योंकि वहाँ पे था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इको में था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब यहाँ पे जो चेंज इन इन्वेंट्री आएगी, तो बताओ बचा क्या क्या, वर्क इन प्रोग्रेस बचा, फिनिश गुड्स बचा। स्पेयर पार्ट्स को मत लेना बच्चों, क्योंकि वो गुड्स थोड़ी है। तो यहाँ पे सिर्फ, हाँ, स्टॉक इन ट्रेड मतलब फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे किसकी इन्वेंट्री लोगे, वर्क इन प्रोग्रेस प्लस विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आपके पास आ गया होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब प्रॉब्लम ये आएगी जब हम रेशियो का चैप्टर करेंगे, द वर्ड सेज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देसी स्टाइल में बोलूं, पढ़े लिखे को सैलरी, गवार को वेजेस, कॉल्ड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। बट लेबर चाहे स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, किसी को वेजेस दे दिया, किसी को सैलरी, बट दोनों आया किस में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। बट थोड़ी देर के लिए फिर से चलो 11th स्टैंडर्ड पे, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे और सैलरी एक डायरेक्ट एक्सपेंस था और एक, देखेंगे इसका रेलेवेंस रेशियो के चैप्टर में, जो देख चुके हैं अच्छी बात है, बट दोबारा देखेंगे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद आपका आ गया फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद आपका आ गया बच्चों फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस कॉस्ट वेदर इट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग। डी आपके पास क्या आ गया बच्चों, एंड एमोर्टाइजेशन। यानी जब आप टेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हो तो डेप्रिसिएशन ही बोलते हो, बट जब आप इनटेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हो वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो एमोर्टाइज होता है। एंड हेंस द टर्म डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। एंड लास्ट इज अदर एक्सपेंस। जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो कौन से लॉ में सुनाई जाती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। जब किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है वो कौन से लॉ में सुनाई जाती है, एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मुझे तो ऐसे ही याद है। एम्प्लॉय अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि उसकी औलाद निकम्मी है, एम्प्लॉय अपने बुढ़ापे के लिए फिक्स डिपॉजिट करता है फॉर बुढ़ापा एंड अदर पर्पसेस।
तो मेरे को तो ऐसे ही याद है, मैं ऐसे बोल दिया बस, अदरवाइज तो हेडिंग है वो याद तो करनी है। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेरा फर्स्ट आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, पी आ गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी आ गया चेंज इन इन्वेंट्री विच इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं, वो इकोनॉमिक्स में होता है। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एस स्टैंड फॉर फाइनेंस कॉस्ट, डी स्टैंड फॉर डेफर्ड depreciation and amortization, and O stands for other expenses. Advertisement comes under which? Other expense, क्योंकि उसका अपना कोई हेड ही नहीं है। Employer contribution to social security scheme comes under which? Employee benefit expense. Interest on loan, चाहे short term है चाहे long term है, comes under which? Depreciation of patent. सर आप गलत बोल रहे हो, डेप्रीसिएशन नहीं होता, वो एमोर्टाइजेशन होता है। सो फार सो गुड। दिस इज लेट्स से ए, दिस इज बी। उन्होंने इसके आगे भी दिया होगा ए माइनस बी इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर लगा टैक्स और उसके बाद दे दिया होगा उन्होंने प्रॉफिट या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो मर्जी नाम यूज कर लो, आई थिंक यहीं पे रुक गया होगा। एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स इज कॉल्ड नेट इनकम। इसके आगे तो फॉर्मेट नहीं बताया ना आपको, होता है वैसे बहुत सारा, बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऑल अबाउट इनकम स्टेटमेंट मोटा मोटा। उधर से आपने रोटी खा ली, इनकम साइड से रोटी खा ली मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड किया तो बन गया टोटल इनकम। एक्सपेंस साइड से आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में फांसी की सजा सुनाई, बोले तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, पी स्टैंड्स फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी स्टैंड्स फॉर चेंज इन इन्वेंट्री, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, F stands for finance cost, D stands for depreciation and amortization, and O stands for other expenses. माइनस किया तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस किया तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप बोलो बच्चों। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट। मैं तो उसे रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके दिखाना पसंद करूंगा, मैं उसे रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके दिखाना पसंद करूंगा। हाँ, बाकी मैं उसमें से माइनस करके। देखो दो ट्रीटमेंट होते हैं बच्चों, मैंने दो तरह की बैलेंस शीट देखी है अपनी लाइफ में, एक रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके दिखाओ, या फिर एसेट साइड पे अंडर द हेड अदर करेंट एसेट और अदर नॉन करेंट एसेट दिखा दो, जैसे मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए बोला था, जैसे मैंने लॉस ऑन इश्यू के लिए बोला था। सो फार सो गुड। आज एक छोटा सा नोट लिखो बच्चों, ये भी मेरे को 4th चैप्टर में काम आएगा, बट मैं बताना अभी से शुरू करता हूँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। इस नोट की वजह से जो आप पेपर में गलती करते हो, रेशियो के चैप्टर में आपके सीधा 4 में से 2 नंबर फुर्र मतलब उड़ जाते हैं, गलती कर देते हो आप। टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ, टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड as a percentage of profit before tax. Tax is always calculated as a percentage of profit before tax. I repeat, tax is always calculated as a percentage of profit before tax, जिसको आप अपने बिजनेस स्टडीज में EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हो, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। पार्ट बी वाली बुक की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वही बोल रहा था अभी मैं। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, कम्स अंडर द हेड फाइनेंस कॉस्ट। ऑलराइट, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों छोटा सा, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों छोटा सा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000, टैक्स 40%, टैक्स मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आज, टैक्स 40%, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या अब मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से इक्वेशन उठा के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज हाउ मच? 1,20,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना तुम जानो ना हम, नहीं दिया हुआ ना x, तो टैक्स इज
बस पेपर में ना बागड़ी पूंछ की तरह एक 20 पे 40% मत निकाल देना। ध्यान नहीं देते हम, 40% टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकाल देते हैं। प्रॉफिट पे कौन से वाले प्रॉफिट पे टैक्स निकलता है? द वन विच इज़ PBT। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया तो लेट इट बी एक्स। नाउ x माइनस 40% ऑफ x इज दिस। घर जाके सॉल्व करोगे तो आपका x आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज नॉट गिवन and you have to calculate tax, you have to first assume that let the profit before tax is x। आप जब तक वो एज्यूम नहीं करोगे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। हाँ जी सर। सर मेरे को इतना मैथ्स आता होता मैं यहाँ होता, लंदन में होता, गाना गाता वीरानिया वीरानिया। नहीं पता नहीं यार, ऐसे ही होता है पेपर में, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। ओके यस कोई मुझसे एक बच्चा कह रहा था, नंदनी, कम टू बच्चों पेज नंबर 1.31, फटाफट बच्चों कम टू पेज नंबर 1.31, कम टू पेज नंबर 1.31। देखना नंदनी जरा उस पेज पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 3 आइटम्स दे रखी हैं बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रॉस माइनस रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज नेट, एंड अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सच एज it means sale of scrap is a part of revenue from operation। क्लियर है पता मेरे? सर बट देखो BUT बट तो PUT पट क्यों नहीं होता मुझे आज तक नहीं पता, और PUT पुट तो BUT बुट क्यों नहीं होता वो भी नहीं पता। तो ये लिखा है बेटा, मैं इसमें क्या समझाऊंगा यार, इस चीज़ के पीछे मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। बट येस, जब मैंने अपने लिए पढ़ा था, मैंने अपने आप को क्या समझाया था, मैंने क्या कहते हैं जी, कैंपा कोला बेचने का काम शुरू किया, कोका कोला तू गाना देखने के बाद। तब कोका कोला बेचने के बाद उसके ढक्कन तो वहीं रह जाते हैं, ढक्कन भी मैंने कबाड़ी वाले को बेचे, बनिया हूँ ना, ढक्कन भी बेचे, तो सेल ऑफ स्क्रैप हुआ, सेल ऑफ गुड्स तो हुआ 10 रुपये का, और ढक्कन गया 10 पैसे का। आया तो वो गुड्स की वजह से ना, तो कौन से हेड में दिखाऊं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मत पूछना, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं आता। हाँ टोटल सेल्स इज इक्वल टू RFO नहीं हो जाता बच्चों। मैं देखो वो स्कूल कर रहा होगा तो मैं कर दूंगा, मैं तो अभी दिखा रहा हूँ। हाँ वही बात कर रहा हूँ बच्चों, रेशियो में आने पे वही तो कहूँगा कि वाई वी इंडियंस हैव डबल फेस। तो मेरे पास नहीं है बच्चों कुछ चीज़ों का जवाब, मतलब आप सिस्टमैटिक ही नहीं रखते। डिसोल्यूशन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट कुछ स्कूल टीचर कुछ बोलती हैं और यहाँ आते कुछ और बोलती हैं। वाई? आई हैव नो आइडिया वाई। तो कुछ कर नहीं सकता बच्चों। नंबर चाहिए तो मैं भी कहता हूँ अच्छा ऐसे ही हो रहा है ऐसे ही कर लो, नंबर नहीं जाने चाहिए। हाँ अगर टारगेट ही 90 का फिर तो जान दो, 2-4 से वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। चलो फिलहाल चलते हैं आगे, क्योंकि 90 पे अब आत्मा भी नहीं आती। यू नो आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज ARSD जिसको शॉर्ट में बोलते हो, साउथ कैंपस में है। आत्मा भी नहीं मिलती, वो भी कहती है 96% लाओ तभी मेरे पास आओ। यस नेक्स्ट टॉपिक बच्चों कॉपी पे लिखते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना ऑपरेटिंग साइकिल। हेलो ऑपरेटिंग साइकिल मेरा अगर बस चले तो रोज रात को जो मैं कह रहा था एक पैग मार के बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? आएगी वो ज़रूर आएगी। वो कौन आएगी? ऑपरेटिंग साइकिल एक बार पेपर में ज़रूर आएगी। ऑपरेटिंग साइकिल प्लीज़, अगर आप धंधा कर रहे हैं 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11 महीने 7 महीने का, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ए बिजनेस कैन बी ऑफ लेस देन, ये मैंने हमेशा बोला था बच्चों, फर्स्ट ईयर ऑफ ए बिजनेस कैन बी ऑफ लेस देन 12 months. Now if my first year of a business is of say 9 months,
किसका फ़ोन है यार ये? पा। ओके, इफ फर्स्ट ईयर ऑफ ए बिजनेस इज ऑफ लेस देन 12 months, say 9 months. If first year of a business is of 12 months, sorry, less than 12 months, say 9 months. मैं भी लिखवा भी दूंगा. You will classify the assets into current assets and current liability on the basis of 12 months. You will illustration 15 निकाल लेना बच्चों साथ साथ. पेज नंबर देखते हैं कहाँ पे होगा बच्चों. ऑपरेटिंग साइकिल 1.27 करेक्ट. नहीं बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल चाहिए पुत्र मेरे को. 1 point, are you sure? Yeah, that's correct. All right. जब आपकी ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स की थी, जब आपकी ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स की थी, आपने फिर भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? ब्लेस यू. आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? सो कैन आई से 9 months और 12 months, विच एवर इज. बेटा कभी भूल जाओ ना तो याद रखना, हायर इज द डिजायर ऑफ लाइफ. तुम्हारा पता नहीं. सो 9 और 12, 9, ये शॉर्टकट इसलिए बना रहा हूँ, हम भूल जाते हैं टाइम्स एग्जाम में, ताकि मुझे वो याद रहे कि 9 months और 12 months में जब मेरे को अपना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन करना है तो मैंने किस बेसिस पे किया? तो बेसिकली मैंने 9 और 12 में से क्या सेलेक्ट कर लिया? विच एवर इज. इट मीन्स बिजनेस इज ऑफ 9 months. आई हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 10 months. I have sold the goods on credit for 10 months. That debtor will become a short-term debtor or a long-term debtor? Because he will pay me within 12 months. 10 months plus within 13. If he pay me within 13 months, then he becomes a मतलब current asset या non-current asset की फॉर्म में बोलूँ तो he will become a long-term debtor and hence will come under the head non-current asset. Now take another example. इफ ऑपरेट, लिखवा भी दूंगा, बुक में टिक भी करा दूंगा. इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ मोर देन 12 months. इफ ऑपरेटिंग साइकिल हमने कहा था लेस देन 12 months, से 9 months. इफ ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 months, से 18 months. तो फिर से अगर मैं आपसे पूछूं बिना लॉ समझाए 12 और 18 विच एवर इज, इट मीन्स यू विल सेलेक्ट द क्या कहते हैं बाइफर्केशन ऑफ एन एसेट इनटू करंट एंड नॉन करंट ऑन द बेसिस ऑफ 18 months, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड बिजनेस साइकिल. अब आप 12 months के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सोल्ड द गुड्स ऑन ए क्रेडिट ऑफ 14 months, दे विल स्टिल बी कॉल्ड करंट एसेट. दे विल स्टिल बी कॉल्ड, इफ वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 14 months, दे विल स्टिल बी कॉल्ड because they got converted into money within, क्योंकि between operating cycle and actual accounting period whichever is higher के basis पे हम classify करते हैं. पेज नंबर 1.25 पे आ जाओ बच्चों. सेकेंड पैराग्राफ. ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 months. All assets within 18 months as current asset. एग्जाम्पल वहीं ले रखा है ना बच्चों. All assets within 18 months as current assets. कीवर्ड अंडरलाइन कर लो बच्चों. All assets within 18 months as current asset. और चाहो तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, here on the basis of 12 months and here on the basis of 18 months. यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल less than 12 months था और यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल more than 12 months था. तो यहाँ पे हमने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ 12 months, यहाँ पे हमने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. क्रक्स इज
Classification is on the basis of whatever two periods are given. I have to do the classification on the basis of either of them, but whichever is higher. Whichever is higher. बुक पे क्वेश्चन है बच्चों, इलस्ट्रेशन 14 एक बार आ जाओ, इलस्ट्रेशन 14 पे आ जाओ उत्तर। इसमें से कुछ चाहिए बता? यस जतिन, मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल। बताना ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है मतलब? सर 9 मंथ्स की है। और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कितने टाइम में है? तो आप इसको क्या नाम दोगे? करंट एसेट। अगर यहाँ पे मैं 8 की जगह 10 मंथ लिख दूं तब भी आप इसको क्या नाम दोगे? इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं वापस बताता हूँ, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है एंड विच इज लेस देन, सो आई हैव टू क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ्स। सो 9 और 12 मंथ्स विच एवर इज हायर। तो बेसिक फंडा है ऑपरेटिंग साइकिल कंपेयर्ड विद 12 मंथ्स, विच एवर इज हायर के बेसिस पे वी विल क्लासीफाई आर एसेट्स इनटू करंट एंड नॉन करंट रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपनिंग। सो ये अभी भी क्या रहेगा पुत्र? अभी भी क्या रहेगा? 10 की जगह 12 लिख दूं तब भी क्या रहेगा? आंसर आप बुक में बाद में देखते रहेंगे। सेकंड पार्ट पे आओ बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 17 मंथ्स और 12 मंथ्स विच एवर इज। नाउ द क्लासिफिकेशन इनटू करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ तो बताओ आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन कितना है? तो इसको क्या नाम दूं? इज दिस पॉइंट क्लियर? इसको नाम क्या दूं अभी भी? बिकॉज दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन 17 मंथ्स। 12 से मुझे कुछ लेना देना, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल कंपेयर्ड विद 12 मंथ्स विच एवर इज हायर इज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई एसेट्स और लायबिलिटीज इनटू करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों, 10 एंड 11। बताओ क्या आंसर लिखूं? करंट क्यों बोला? बिकॉज विद इन 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्या बच्चों? 14 एंड 16। आई एम सो सॉरी, 10 एंड 15। इसका आंसर सबको पता है क्यों नॉन दिया? क्योंकि अब मोर देन, क्योंकि मुझे क्राइटेरिया कौन सा लगाना था? क्यों 12 वाला लगाना था? क्योंकि 10 और 12 विच एवर इज 12 ये तो उससे भी हायर है, इसीलिए इसका नाम। नेक्स्ट 14 एंड 16। इज दिस पॉइंट क्लियर? बिकॉज 14 और 12 विच एवर इज, तो 14 ये तो 14 से भी हायर है। पहले तो इसके लिए उत्कर्ष मैं अपने आप से खेलता जा रहा हूं ना, जो भी मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है उसको कंपेयर कर रहा हूँ 12 से और सेलेक्ट कर रहा हूँ विच एवर इज, वो सिलेक्ट कर लिया अंकित। अब उसको मैं एक्चुअल रियलाइजेशन पीरियड से कंपेयर करूंगा। एक्चुअल रियलाइजेशन पीरियड उससे कम है तो करंट है, उससे ज़्यादा है तो नॉन करंट है। इसका भी नाम। नेक्स्ट 24 एंड 20 बोलो। नेक्स्ट 10 एंड 12। करंट किसको लगा? अच्छा, करंट एसेट मैटर। डन? तो ठीक है, बारी आ गई भाई साहब की, अनिरुद्ध कोचर। हाँ क्लियर है सबको? बस दोबारा से एक पूछ लिया, बाकी तो वही है, घूम फिर के बात वही है
ऑपरेटिंग साइकिल को पहले 12 मंथ से कंपेयर करो और सेलेक्ट करो विच एवर इज हायर। वो जो आ गया अब उसको आप एक्सपेक्टेड पीरियड से ले लो। एक्सपेक्टेड पीरियड अगर उससे कम है तो करंट एसेट, एक्सपेक्टेड पीरियड उससे ज़्यादा है तो नॉन करंट एसेट। कहाँ भाग रहे हो? अच्छा भाग जाओ।